वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम एस.टी. कॉलरिज की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है यूथ एंड एज, यानी जवानी और बुढ़ापा। इस पोइम में पोइट ने इन दोनों हालतों को कंपेयर किया है, यानी जवानी और बुढ़ापे का मुआवजा किया है। ये पोइम 49 लाइंस पर कंसिस्टेड है, जिसमें पोइट कहता है वर्स यानी शायरी, अ ब्रीज मिड ब्लोसम्स स्ट्रिंग। ब्रीज का मतलब है सुबह के वक़्त चलने वाली ठंडी हवा यानी बाद नसीम, ब्लूसम्स यानी खिले हुए फूल, स्ट्रिंग यानी भटकना। वो कहता है कि शायरी की मिसाल उस सुबह के वक़्त चलने वाली हवा की सी है जो कि फूलों के दरमियान भटकती फिरती है। वेयर जहाँ, होप उम्मीद, क्लंग फीडिंग यानी जिसके साथ उम्मीद चिपकी हुई है, लाइक अ बी एक शहद की मक्खी की मानिंद, यानी जिस तरह से शहद की मक्खी फूलों के साथ चिपकी होती है, खिले हुए फूलों के साथ शहद चूसने के लिए चिपकी होती है, इसी तरह से मेरी उम्मीद जो है वो भी मेरी शायरी के साथ चिपकी हुई है। बोथ वर माइन, ये दोनों चीज़ें मेरी ही हुआ करती थी, यानी मेरी शायरी और उम्मीद ये दोनों चीज़ें मेरी ही थीं। लाइफ वेंट अमेंग, और ज़िंदगी बड़ी खुशी से बड़े सुकून से गुज़र रही थी। विद नेचर, फितरत के साथ, यानी खूबसूरत मज़ाहिर फ़ितरत, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत मज़े से बड़े सुकून से गुज़र रही थी। होप उम्मीद के साथ, एंड पोइज़ी और पोइट्री यानी शायरी के साथ। कब? व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान हुआ करता था। जब मैं जवान हुआ करता था तो मेरी ज़िंदगी बड़े मज़े के साथ खूबसूरत मज़ाहिर फ़ितरत, उम्मीद और शायरी के साथ बड़ी अच्छी गुज़र रही थी। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान हुआ करता था, यानी वो यहाँ रिटोरिक क्वेश्चन पूछता है। इसका मतलब है कि उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि क्या अब वो बुढ़ापा उस पर तारी हो गया है या क्या अब वो बूढ़ा हो गया है। वो फुल व्हेन, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि कभी वो वक़्त था कि जब मैं जवान हुआ करता था। अफसोस, फॉर द चेंज ट्विक्स्ट नाउ एंड देन, उस वक़्त और अब के वक़्त के दरमियान कितनी ज़्यादा तब्दीली आ गई है, यानी वक़्त जो है उस दौरान और आज के ज़माने के दरमियान लटक रहा है, यानी कितनी तब्दीली आ गई है कि तब मैं जवान हुआ करता था और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। दिस ब्रीथिंग हाउस, ये सांस लेने वाला घर, यानी इससे मुराद है शायर का जिस्म, उसकी जो बॉडी है। वो कहते हैं नॉट बिल्ट विद हैंड्स, मेरा ये जो जिस्म है ये हाथों से तामीर नहीं किया गया, यानी अगर इंसान के हाथों से कोई चीज़ तामीर की गई हो और वो ख़राब हो जाए तो उसे रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन वो कहता है कि जो मेरा जिस्म है ये इंसान के हाथों से तामीर नहीं किया गया, ये तो खुदा ने बनाया है। अगर इंसान ने बनाया होता तो इसकी ख़राबी आने पर इसको रिपेयर किया जा सकता था, इसकी मरम्मत की जा सकती थी। लेकिन अब मेरे जिस्म को रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती, तो इसलिए अब जो बुढ़ापा आ गया है, जो मेरे जिस्म में ख़राबी और फॉल्ट आ गया है, अब उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता, मुझे इसके साथ चलना पड़ेगा। दिस बॉडी, ये जिस्म, दैट डस मी ग्रीवियस रॉन्ग, जो कि मुझे बहुत ही गमगीन कर देने वाली गलतियां सरजद कर रहा है। ओवर एरी क्लिफ्स, और ऐसी जो बुलंदो बाला चोटियां थी जहां से हवा का गुजर हुआ करता था। एंड ग्लिटरिंग सैंड्स, और चमकती हुई रेत के रेगिस्तानों में, यानी मेरा जिस्म जो है वो एक वक़्त था बहुत चुस्त और चौबंद था, यानी ये हर जगह पहुंच जाया करता था, ऐसी ऐसी पहाड़ियों पर चला जाया करता था, ऐसी ढलान सतहों पर चला जाया करता था जहाँ से बहुत तेज़ी से हवाएं गुजरती है, और चमकती हुई रेत वाले रेगिस्तानों में भी चला जाया करता था, यानी जब मैं जवान हुआ करता था। हाउ लाइटली, और कितनी नरमी से, कितनी आहिस्तगी से, देन इट फ्लैश्ड अलोंग, ये उनके साथ ही चमका करता था, यानी मेरी जवानी जो थी वो बहुत नरमी से चमका करती थी। लाइक दोज ड्रीम स्किफ्स, उन कश्तियों की मानिंद, अननोन ऑफ योर, जो कि पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। ऑन विंडिंग लेक्स, उन बल खाती हुई झीलों में। एंड रिवर्स वाइट,
और वसीओ अरीज समुद्रों में। यानी जिस तरह से कश्तियाँ जो हैं वसीओ अरीज समुद्रों में और बल खाती हुई झीलों में चलती हैं, इसी तरह से मेरा जिस्म भी ज़िंदगी के समुंदर में बड़ी तेज़ी से सफ़र किया करता था। दैट आस्क नो एड, जिनको किसी मदद की ज़रूरत नहीं होती, ऑफ सेल, बादबान की और चप्पू की। यानी जिस तरह से इलेक्ट्रिक बोट्स जो होती हैं, बिजली पर या इंजन पर चलने वाली जो कश्तियाँ होती हैं, उन्हें किसी चप्पू की और किसी बादबान की ज़रूरत नहीं होती। इसके बगैर ही वो झीलों में, पल खाती हुई झीलों और गहरे समुद्रों में उतर जाती हैं। इसी तरह से मेरा जिस्म भी जो है, जब ये जवान हुआ करता था तो ये ज़िंदगी के गहरे और पेचो खम वाले समुद्रों में चला जाया करता था। इसे भी किसी किस्म की सपोर्ट की, किसी किस्म की मदद की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। दैट फियर नो स्पाइट ऑफ विंड और टाइड, और उन कश्तियों को जिस तरह से किसी किस्म की हवा और लहरों के मद्दोजज़र की मुखालफत का खौफ नहीं होता। यानी उन कश्तियों का इस बात का खौफ नहीं होता कि उन जो समुंदर में चलने वाली हवाएं हैं या मद्दोजज़र की जो लहरें हैं वो उनके ख़िलाफ़ होंगी, उनके मुखालफ सिमत में चलेंगी। इसी तरह से जितनी भी दुश्मनियां हैं, जितनी भी मुखालफतें हैं, उनका मेरे जिस्म को कोई किसी किस्म का खौफ नहीं हुआ करता था। यानी वह अपने जिस्म को उस कश्ती के साथ कंपेयर कर रहा है। नॉट केयर दिस बॉडी फॉर विंड और वेदर, और मेरे जिस्म को भी उन कश्तियों की मानिंद किसी किस्म की तेज़ व तुंद हवाओं का और मौसम की ख़राबी का कोई खौफ नहीं हुआ करता था। When यूथ एंड आई, जब जवानी और मैं लिव्ड इन टुगेदर, इकट्ठे रहा करते थे। यानी जब मैं और जवानी इकट्ठे थे तो मुझे भी उन कश्तियों की मानिंद किसी किस्म के मद्दोजज़र का, किसी किस्म की मौसम की ख़राबी का और किसी किस्म की मौसमी मुखालफतों का या हवाओं का डर नहीं हुआ करता था। फ्लावर्स आर लवली, फूल खूबसूरत हुआ करते हैं। लव इज़ फ्लावर लाइक, और मोहब्बत जो है ये भी फूलों की मानिंद है, यानी ये भी खूबसूरत चीज़ है। फ्रेंडशिप इज़ आ शेल्टरिंग ट्री, और दोस्ती एक सायादार घना दरख्त है। ओ द जॉयज़, और खुशियाँ, दैट केम डाउन शॉवर लाइक, जो कि आबशार की तरह बरसती हैं। और फ्रेंडशिप, वो दोस्ती की होती हैं, लव खुशी की हैं, एंड लिबर्टी और आज़ादी की हैं। यानी खुशियाँ जो है वो महज आज़ादी, दोस्ती और मोहब्बत की ही हुआ करती हैं। यानी इन्हीं की बदौलत हासिल होती हैं और ये इंसान पर आबशार की तरह निछावर हो जाती हैं। आई वॉज ओल्ड, मेरे बूढ़ा होने से पहले, जब मैं बूढ़ा नहीं हुआ था तो उस वक़्त मुझ पर दोस्ती, मोहब्बत और आज़ादी की खुशियाँ आबशारों की तरह निछावर हुआ करती थीं। आई वॉज ओल्ड यानी मेरे बूढ़ा होने से पहले। पहले पोइट ने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ किया है, यानी वो हैरान हो गया है कि क्या मैं वाकई बूढ़ा हो गया हूँ। उसके बाद फिर उसने रिटोरिक क्वेश्चन पूछा है कि क्या मैं वाकई बूढ़ा हो गया हूँ, यानी अभी तक उसे अपने बुढ़ापे पर यकीन नहीं आ रहा। आ वोफुल एर, ये कितना भयानक और कितना गमगीन कर देने वाला दौर है। यानी जब मेरा बुढ़ापा है, इससे पहले का ज़माना जब मैं याद करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा गमगीन कर देने वाला है। विच टेल्स मी, जो कि मुझे बताता है, यूथ इज़ नो लॉन्गर हेयर, कि अब यहाँ जवानी बाकी नहीं रही, अब मुझ पर बुढ़ापा तारी हो गया है। ओ यूथ, ए जवानी, फॉर ईयर्स सो मैनी एंड स्वीट, यानी मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही उम्दा और बहुत ही खुशनुमा बहुत से साल बिताए हैं। टिस नोन, और ये बात मैं जान चुका हूँ, दैट दाओ एंड आई वर वन, कि एक वक़्त था कि ए जवानी, तुम और मैं, हम दोनों एक ही हुआ करते थे। आई विल थिंक इट बट आ फॉन्ड कंसीट, अब मैं उसे याद तो करता हूँ लेकिन महज एक बेचैन किस्म की दिल फरेबी के तौर पर। मैं अपने आप को खुद फरेबी में मुब्तला कर रहा हूँ, अपने आप को धोखा दही में मुब्तला कर रहा हूँ इस बात को सोचकर। इट कैन नॉट बी दैट दाउ आर्ट गोन, मुझे यूँ नहीं लगता कि तुम जा चुकी हो, यानी इतना लंबा और इतना खुशगवार अरसा मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है, इसलिए तुम्हारे जाने के बाद भी मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे जुदा हो सकती हो, तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। दाए यानी तुम्हारी, योर, यहाँ वो जवानी को मुखातब करते हुए दोबारा कहता है कि तुम्हारी,
वेस्पर बेल, वेस्पर बेल का मतलब है कि शाम के वक़्त जो इबादत की जाती है उसके बाद गिरजे में जो घंटियाँ बजाई जाती हैं उसे वेस्पर बेल कहते हैं। इसका मतलब है कि अब इबादत का इख्तिताम हो गया है, इबादत इख्तिताम पजीर हो गई है। हैथ नॉट येट टोल्ड, अभी तक तुम्हारी वेस्पर बेल नहीं बजी, यानी अभी तक तुम्हारी शाम की घंटियाँ नहीं बजी, यानी अभी तक तुम्हारा इख्तिताम नहीं हुआ। एंड दाउ वर्ड, और तुम थी, ए हमेशा की तरह, अ मास्कर, एक मास्क पहने हुए, एक भेस बदलने वाले बहरूपिये के तौर पर, बोल्ड, बड़ी बहादुरी से, यानी ए जवानी देखो तुमने कितनी बहादुरी से हमेशा की तरह अपने चेहरे पर मास्क चढ़ा लिया, यानी अपने आप को बहरूपिया बनाकर एक अपना भेस बदल लिया। यानी तुम पहले जवानी थी और अब तुमने भेस बदल कर बुढ़ापे का रूप धार लिया है। व्हाट स्ट्रेंज, कितनी अजनबी तौर पर, डिस्गाइज, तुमने छुपा लिया है, हैज़ नाउ पुट ऑन, यानी तुमने किस तरह से एक अजनबी सा नकाब ओढ़ लिया है। टू मेक बिलीव, और इस बात पर यकीन दिला दिया है, दैट दाउ आर गोन, कि तुम चली गई हो, यानी तुमने अपने चेहरे पर एक अजनबी किस्म का नकाब चढ़ाकर अपने असल चेहरे को, यानी अपने असल जवानी के चेहरे को छुपा लिया है और बुढ़ापे का मास्क चढ़ा लिया है, ताकि मुझे ये इस बात पर यकीन आ जाए कि तुम मुझसे बिछड़ गई हो, तुम जा चुकी हो। आई सी दीज लॉक्स इन सिल्वरी स्लिप्स, और मुझे दिखाई देती हैं लॉक्स यानी बाल, सिल्वरी स्लिप्स यानी ग्रे रंग के सुरमई चांदी जैसे, मुझे चांदी जैसे सुरमई बाल अपने सर में दिखाई देना शुरू हो गए हैं, यानी अब बुढ़ापे की अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। दिस ड्रूपिंग गेट, और मेरी जो चाल थी, गेट यानी चाल ढाल, वो अब झुक गई है, उस पर टेढ़ापन आ गया है। दिस आल्टर्ड साइज़, और आल्टर्ड यानी तब्दील शुदा, और मेरे जिस्म का जो साइज़ था वो भी अब तब्दील हो गया है, यानी मेरी कमर झुक गई है। बट स्प्रिंग टाइड ब्लूसम्स ऑन दाई लिप्स, लेकिन तुम्हारे होंठों पर तो अभी भी बहार की सी मुस्कुराहट है, तुम्हारे होंठ जो हैं वो बहार के मौसम में खिले हुए फूलों की मानिंद है। एंड टीयर्स टेक सनशाइन फ्रॉम दाइन आईज, और तुम्हारी आँखों में जो आंसू हैं वो सूरज की रोशनी की वजह से चमक रहे हैं, यानी सूरज की रोशनी ने तुम्हारी आंखों में मौजूद आंसुओं को चमका दिया है, यानी प्रोमिनेंट कर दिया है, नुमायाँ कर दिया है। यानी इसका मतलब है कि अब पोइट जवानी की याद में अपने बुढ़ापे को जब देखता है तो जवानी की वो याद करके वो आंसू बहाना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसकी कमर भी झुक गई है और इसके साथ साथ उसकी चाल ढाल में भी टेढ़ापन आ गया है और उसके बालों में चांदी चमक आई है। लाइफ इज़ बट थॉट, सो थिंक आई विल, अब जो ज़िंदगी है वो महज सोचों का ही नाम है, कुछ सोचते रहने का ही नाम है, इसलिए मैं ज़रूर सोचूंगा दैट के यूथ एंड आई, के जवानी और मैं, आर हाउसमेट्स स्टिल, के मैं और जवानी अभी भी एक ही घर के मकीन हैं, यानी मैं और जवानी हम एक ही घर में रहाइश पजीर हैं। ये बात अब महज मेरी सोचों में ही रह गई है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, हकीकत में इसके उल्ट है। अब मैं और जवानी एक घर के मकीन नहीं रहे, बल्कि मैं और मेरे साथ बुढ़ापा, हम दोनों एक ही घर के मकीन हो गए हैं। ड्यू ड्रॉप्स, शबनम के कतरे, आर द जर्म्स ऑफ मॉर्निंग, सुबह के मोती हैं, यानी जो पत्तों पर शबनम के कतरे नमूदार होते हैं वो सुबह के मोतियों की तरह दिखाई देते हैं। बट मगर द टीयर्स ऑफ मॉर्नफुल ईव, लेकिन सुबह से मुराद है जवानी, यानी जब इंसान पर जवानी होती है तो शबनम के कतरे उसे मोतियों की मानद दिखाई देते हैं, लेकिन जब इंसान पर शाम आ जाती है, यानी इंसान की ज़िंदगी में शाम आ जाती है, इंसान पर बुढ़ापा तारी हो जाता है, बुढ़ापे की शाम आ जाती है, और वो शाम भी ऐसी होती है जो कि बड़ी दुखी और उदास किस्म की शाम होती है, तो वही शबनम के कतरे इंसान को आंसुओं की मानिंद दिखाई देते हैं। वेयर नो होप इज़, जहाँ कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती, लाइफ इज़ अ वार्निंग, और जो ज़िंदगी है वो ख़तरे से आगाह करती रहती है, वो बार बार इंसान को वार्न करती है, ख़तरात से आगाह करती रहती है कि अब मौत आने वाली है। दैट ओनली सर्व टू मेक अस ग्रीव, और ये सिर्फ हमें गम ही देती है। व्हेन वी आर ओल्ड, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, दैट ओनली सर्व्स
टू मेक अस ग्रीव, तो ये महज हमें दुख ही देती है। विद ऑफ्ट एंड टेडियस टेकिंग लीव, और ये एक ममनुआ किस्म का, एक बदनुमा किस्म का पत्ता होता है जिसे कोई भी उठाना नहीं चाहता। यानी जो ज़िंदगी है जब बुढ़ापे की तरफ जाती है तो ये ज़िंदगी एक ऐसे पत्ते की मानिंद हो जाती है जो कि बड़ा बदनुमा और बदशक्ल होता है, जिसे कोई भी उठाना नहीं चाहता। लाइक सम पुअर नाई रिलेटेड गेस्ट, और जो ज़िंदगी है वो एक गरीब और करीबी ऐसे रिश्तेदार की मानिंद हो जाती है जो कि हमारा मेहमान बनकर आ जाता है। दैट मे नॉट रूडली बी डिसमिस्ड, जिसे गुस्से से हम अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते, जिसे मुलतवी नहीं किया जा सकता। यानी जो बुढ़ापा है उसे मुलतवी नहीं किया जा सकता, अगरचे उस बुढ़ापे की हैसियत एक ऐसे मेहमान की सी होती है जो कि हमारा करीबी रिश्तेदार तो होता है, लेकिन हमारी ख्वाहिश नहीं होती कि वो हमारे घर आए, लेकिन वो ज़बरदस्ती हमारे घर आ जाता है और हम उसे गुस्से से बाहर भी नहीं भेज सकते। इसका मतलब है कि हम बुढ़ापे को अपनी मर्ज़ी से मुलतवी नहीं कर सकते। येट, फिर भी, हैथ आउटस्टेड हिज वेलकम वाइल, और वो बुढ़ापा जो है वो उस मेहमान की तरह अपने वेलकम से ज़्यादा वक्त गुजार जाता है। यानी जितनी गर्मजोशी से हम उसका इस्तकबाल करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वक्त वो हमारे घर में गुजार जाता है, जो कि हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होता। एंड टेल्स द जेस्ट, और वो ऐसे मजाक करता है, ऐसे लतीफ़े सुनाता है, विदाउट द स्माइल, जो कि मुस्कुराहट के बगैर होते हैं। यानी हमें उस पर बड़ी ज़बरदस्ती और बड़ी मुश्किल से हंसना पड़ता है, उस पर हमें नेचुरल स्माइल नहीं आती, हमें फितरी हंसी उन पर नहीं आती। इस तरह का फजूल लतीफ़ा या फजूल मजाक वाली बात होती है। यानी बुढ़ापा जो है उसकी हैसियत भी एक ऐसे मज़ाहिया बात की सी है जिस पर हंसी ना आए, यानी वो फजूल सी चीज़ है। यानी ज़िंदगी का जो सबसे ज़्यादा फजूल फेज़ है, सबसे ज़्यादा फजूल मरहला है, वो बुढ़ापा है। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में ब्रीज, ब्लोसम्स, ये दोनों वर्ड्स बी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 6 में व्हेन, वॉज, वोफुल। लाइन नंबर 8 में ब्रीथिंग, बिल्ट। लाइन नंबर 8 में अगेन हाउस, हैंड्स। लाइन नंबर 9 में दिस, दैट। लाइन नंबर 13 में विंडिंग, वाइट। लाइन नंबर 16 में विंड, वेदर। लाइन नंबर 21 में लव, लिबर्टी। लाइन नंबर 28 में दैट, दाओ। लाइन नंबर 33 में सी, सिल्वरी, स्लिप्स। लाइन नंबर 39 में ड्यू, ड्रॉप्स। लाइन नंबर 45 में टेडियस, टेकिंग। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में क्लंग और फीडिंग, इन दोनों के एंड पर जी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 16 में केयर्ड, विंड। लाइन नंबर 17 में एंड, लिव्ड। लाइन नंबर 28 में कैन नॉट, दैट, आर्ट। लाइन नंबर 29 में नॉट येट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में माइन और लाइफ, इन दोनों वर्ड्स में आई और ई यूज़ हुए हैं जो कि वावल लेटर्स हैं। उसके बाद लाइन नंबर 8 में दिस, बिल्ट, विद। लाइन नंबर 12 में ट्रिम, स्कीफ्स। लाइन नंबर 14 में एड, सेल। लाइन नंबर 14 में अगेन नो और। लाइन नंबर 15 में स्पाइट, टाइड। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी दो मुख्तलिफ चीज़ों का एक जैसी खसूसियात की बिना पर मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 और 2 में वो कहता है वर्ड्स अ ब्रीज, मिड ब्लोसम्स, स्ट्रिंग, वेयर होप क्लंग, फीडिंग लाइक अ बी, यानी वो कहता है, यानी शायरी जो है उसकी मिसाल एक ऐसी
हवा की सी है जो कि फूलों के दरमियान से गुज़रती है, और जो शहद की मक्खी जिस तरह फूलों के साथ शहद लेने के लिए चिपकी होती है, इसी तरह से मेरी उम्मीद जो है वो शायरी के साथ चिपकी हुई है। यानी वो अपनी उम्मीद का शायरी के साथ चिपकना शहद की मक्खी का फूल के साथ चिपकने के साथ मुआवजा करता है। उसके बाद लाइन नंबर 12 में वो कहता है लाइक दोज ट्रिम्स गिव्स अननोन ऑफ योर, यानी वो अपने जिस्म का उन इलेक्ट्रिक बोट्स के साथ, उन इंजन के साथ चलने वाली छोटी छोटी कश्तियों के साथ मुआवजा करता है। उसके बाद लाइन नंबर 18 में वो कहता है फ्लावर्स आर लवली लाइफ इज़ फ्लावर लाइक, यानी वो मोहब्बत का फूलों के साथ मुआवजा करता है। उसके बाद लाइन नंबर 20 और 21 में वो कहते हैं ओ द जॉयज दैट कीम डाउन शावर लाइक ऑफ फ्रेंडशिप लव एंड लिबर्टी, यानी वो जॉयज़ को यानी खुशियों को, ऐसी खुशियाँ जो कि दोस्ती, मोहब्बत और आज़ादी की वजह से मिलती हैं, उन्हें वो आबशार यानी शावर के साथ कंपेयर कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 46 में वो कहता है लाइक सम पुअर नाई रिलेटेड गेस्ट, यानी जो बुढ़ापा है वो उसको एक ऐसे मेहमान के साथ कंपेयर कर रहा है जो कि अनचाहा मेहमान हो, जिसके आने पर हमें खुशी ना हो लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती आ जाए और उसे हम घर से बाहर ना निकाल सकें। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजॉयमेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 3 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है बोथ वर माइन, ये दोनों चीज़ें मेरी थी, लाइफ वेंट अमेंग, ज़िंदगी बड़ी खुशी से गुजर रही थी। अब वो कैसे गुजर रही थी और किस चीज़ के साथ गुजर रही थी, वो लाइन नंबर 4 में बयान करता है विद नेचर, फितरत के साथ, होप एंड पोइजी, उम्मीद और शायरी के साथ। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को इंसानों या जानदारों की खसूसियात अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 और 4 में वो कहता है बोथ वर माइन, लाइफ वेंट अमेंग विद नेचर, होप एंड पोइजी, ज़िंदगी जो है वो बड़े मज़े से फितरत, उम्मीद और शायरी के साथ गुज़र रही थी। यानी अब गुज़रना, वेंट जो है ये गो की सेकंड फॉर्म है जो कि आना और जाना, ये एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि उसने लाइफ को दे दी है, तो इस तरह से उसने लाइफ को पर्सोनिफाई किया है। उसके बाद लाइन नंबर 35 और 36 में वो कहता है बट स्प्रिंग टाइड ब्लोसम्स ऑन दाई लिप्स एंड टीयर्स टेक सनशाइन फ्रॉम दाइन आइज़, वो जवानी को पर्सोनिफाई कर रहा है, यूथ को पर्सोनिफाई कर रहा है। यानी वो कहता है कि ए जवानी, तुम्हारे होंठों पर बहार की मानिंद तरोताज़गी और खिलापन मौजूद है। इसके साथ साथ वो कहता है कि तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वो सूरज की रोशनी की वजह से नमूदार हो रहे हैं और वो नुमाया होकर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 40 में वो कहता है बट द टीयर्स ऑफ मॉर्नफुल ईव, यानी वो कहता है कि वो जो शबनम के कतरे हैं सुबह के वक़्त तो वो हमें बहुत कीमती पत्थर दिखाई देते हैं, मोती दिखाई देते हैं, लेकिन शाम के वक़्त वही शबनम के कतरे शाम के आंसू दिखाई देते हैं। यहाँ पर उसने इवनिंग के टाइम को पर्सोनिफाई किया है, यानी जो टीयर्स हैं वो इंसानों के हुआ करते हैं जो कि उसने इवनिंग के कह दिए हैं, तो इस तरह से उसने इवनिंग को पर्सोनिफाई किया है। उसके बाद लाइन नंबर 41 में वो कहता है वेयर नो होप इज़, जहाँ कोई उम्मीद नहीं होती, लाइफ इज़ अ वार्निंग, तो जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए एक वार्निंग होती है, एक ख़तरे की घंटी होती है। यहाँ पर उसने लाइफ को पर्सोनिफाई किया है कि लाइफ जो है वो हमें ख़तरात से आगाह कर रही होती है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 5 और 6 व्हेन आई वॉज यंग से स्टार्ट हो रही हैं और लाइन नंबर 8 और 9 दिस से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद लाइन नंबर 14 और 15 ये दोनों लाइंस दैट से स्टार्ट हो रही हैं। इसके बाद लाइन नंबर 22 और 23 आई वॉज ओल्ड से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है कायसुरा। कायसुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए यानी वक्फा लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायसुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 में वेयर होप क्लंग फीडिंग के बाद कॉमा यूज़ हुआ है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में बोथ वर माइन के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ हुआ है और लाइन नंबर 4 में विद नेचर के बाद कॉमा यूज़ किया गया है।
नेक्स्ट है रिटोरिक क्वेश्चन। इस पोइम की लाइन नंबर 6 में पोइट ने एक रिटोरिक क्वेश्चन पूछा है जिसमें वो कहता है व्हेन आई वाज यंग। उसके बाद लाइन नंबर 23 में उसने रिटोरिक क्वेश्चन पूछा जिसमें वो कहता है अर आई वाज ओल्ड। उसके बाद लाइन नंबर 32 में उसने रिटोरिक क्वेश्चन पूछा जिसमें वो कहता है टू मेक बिलीव दैट दाउ आर गॉन। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है कि किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 8 में वो कहता है दिस ब्रीथिंग हाउस, यानी वो अपने जिस्म को सांस लेने वाला घर कहता है। उसके बाद लाइन नंबर 19 में वो कहता है फ्रेंडशिप इज़ आ शेल्टरिंग ट्री, वो दोस्ती को एक सायादार दरख्त डिक्लेयर करता है। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट डायरेक्ट किसी को एड्रेस करे, मुखातब करे, तो इसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 20 में वो कहता है ओ द जॉयज़, यानी वो खुशियों को मुखातब करता है। उसके बाद लाइन नंबर 25 में वो कहता है ओ यूथ, यानी वो जवानी को मुखातब करता है। नेक्स्ट है इमेजेस। इमेजेस का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ साइट या हमारी देखने की हिस्स को अपील करते हों। जैसा कि इस पोइम में बहुत से इमेजेस यूज़ हुए हैं, जैसा कि ब्लॉसम्स, बी, ब्रीथिंग हाउस, हैंड्स, क्लिफ्स, ग्लिटरिंग सैंड्स, ट्रिम स्किप्स, लेक्स, रिवर्स, सेल और फ्लावर्स, शेल्टरिंग ट्री, लिप्स, टीयर्स, आइज, ड्यू ड्रॉप्स, जेम्स। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग को, यानी हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हों। जैसा कि लाइन नंबर 29 में वो कहता है द वेस्पर बेल हैथ नॉट येट टोल्ड, यानी तुम्हारी शाम की घंटियां अभी तक नहीं बजीं। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पोइट ने यूथ और ओल्ड एज को कंपेयर किया है कि जो जवानी है ये उम्मीदों से और खुशियों से भरपूर होती है, और जो बुढ़ापा है वो बिल्कुल उदासियों से भरपूर होता है। और इसकी मिसाल एक ऐसे मेहमान की सी है जो कि बिन बुलाया मेहमान होता है और वो लंबा अरसा हमारे साथ क़याम पज़ीर रहता है और जिसे हम अपने घर से बेदखल भी नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।